चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सेक्शन 32 डेप्रीसिएशन बहुत बर्निंग टॉपिक है ये और इंटरेस्टिंग भी है। इसके लिए न्यूमेरिकल्स तो अगली क्लास में होंगे, आज न्यूमेरिकल टच नहीं होंगे, आज इसे खाली पढ़ लेते हैं क्योंकि उसमें एक्सरसाइज अच्छी खासी टेबल बनानी पड़ती है आपको। डेप्रीसिएशन कहता है डेप्रीसिएशन अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट शैल बी अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स। आप अकाउंटिंग में जो डेप्रीसिएशन लगा रहे थे आप हर मशीन पे लगाते थे, है ना। मशीन एक मशीन खरीदी उस दिन खरीदी उसका डेप्रीसिएशन, दूसरी मशीन बेच दी फिर उसका डेप्रीसिएशन, तीसरी मशीन खरीदी फिर उसका डेप्रीसिएशन। आप मशीन वाइज एसेट वाइज डेप्रीसिएशन लगा रहे थे अभी तक, लेकिन इनकम टैक्स एसेट वाइज डेप्रीसिएशन नहीं अलाउ करता। इनकम टैक्स कहता है डेप्रीसिएशन शैल बी चार्ज ऑन द ब्लॉक बेसिस। ब्लॉक ऑफ एसेट के बेस पे लगेगा। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब है एसेट फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी एंड हैविंग अ सेम डेप्रीसिएशन रेट, यानी कि सेम कैटेगरी में फॉल करना चाहिए। इनकम टैक्स ने 4 कैटेगरी प्रेस्क्राइब करी है, वैसे 5 हैं लेकिन 4 कैटेगरी भी होती हैं, 4 को 5 में हम कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि सिप जो है प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है, तो सिप को एक अलग से कैटेगराइज करा गया तो 5 हो जाती है। अगर सिप को प्लांट एंड मशीनरी में इंक्लूड कर दो तो 4 कैटेगरी हैं, तो उसके अंदर 4 कैटेगरी के अंदर भी डिफरेंट रेट्स हैं। तो एसेट फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी एंड सेम रेट ऑफ डेप्रीसिएशन इज ए कंसिस्टिंग है 1 ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक ऑफ सिस्टम एसेट सिस्टम चलता है। यहाँ पे नॉर्मल डेप्रीसिएशन नहीं था, मशीन वाइज लेना देना नहीं है आपको। ब्लॉक ऑफ सिस्टम आपने M1 मशीन 1 खरीदी, M2 मशीन 2 खरीदी, M3 मशीन 3 खरीदी। लेट एज्यूम इस पे रेट ऑफ डेप्रीसिएशन 15% अलाउड है और इस पे 30% का डेप्रीसिएशन अलाउड है, इस पे 40% का डेप्रीसिएशन अलाउड है। तो ये 3 ब्लॉक हैं अलग अलग, ठीक है। तीनों मशीनरी है ये, लेकिन तीनों मशीन पे रेट ऑफ डेप्रीसिएशन क्या है, अलग अलग है। तो ये 3 ब्लॉक हैं। आपको अगर अभी डेप्रीसिएशन में मशीनरी के समझ गए 32 में ब्लॉक ऑफ एसेट बताऊंगा तो ये ब्लॉक ऑफ एसेट में प्लांट एंड मशीनरी है, ये है ना। ये ब्लॉक के हिसाब से देखोगे तो प्लांट एंड मशीनरी है, यानी कि सेम ब्लॉक में फॉल करता है बट हैविंग अ डिफरेंट रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। इसके अंदर आपके पास कार आ सकती हैं विच इज़ बीइंग यूज फॉर द पर्सनल पर्पजेज। पर्सनल पर्पज मतलब ऑफिस की मीटिंग वगैरह के लिए काम आ रही है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर काम नहीं आ रही। इफ व्हीकल इज बीइंग यूज फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस, टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस में यूज हो रहा है, तो कार यहाँ पर है। यहाँ पर कंप्यूटर और लैपटॉप हैं, बुक्स भी यही हैं। प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है बुक्स, इनकम टैक्स की डेफिनेशन के हिसाब से। जो लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं ना, लाइब्रेरी में होती हैं, कोई प्रोफेशनल अपने यहाँ लाइब्रेरी बना के रखते हैं अपनी बुक, क्योंकि अपने नॉलेज को एनहांस करना होता है, बुक कई साल की चाहिए होती हैं, तो बुक्स यहाँ पर हैं। अगर आप उस एनुअल सब्सिडी को रेवेन्यू खर्चा में नहीं डालते हो तो बुक्स को कैपिटलाइज कर सकते हो और बुक्स पे डेप्रीसिएशन मिलता है 40% का, है ना। तो अब कंप्यूटर और बुक दोनों एक ब्लॉक हो सकती हैं, क्यों? क्योंकि दोनों पे रेट ऑफ डेप्रीसिएशन क्या है, सेम है, और ब्लॉक क्या है, सेम है, प्लांट एंड मशीनरी का ब्लॉक है, तो ये दोनों एक हैं। लेकिन ये वाली कार और ये वाली कार दोनों अलग अलग हैं। ये एक ब्लॉक में होते हुए भी लेकिन सेम कैटेगरी के अंदर होते हुए लेकिन रेट ऑफ डेप्रीसिएशन अलग है, तो 2 अलग ब्लॉक बनेंगे। तो इनकम टैक्स कह रहा है कि डेप्रीसिएशन शैल बी चार्ज ऑन द ब्लॉक ऑफ एसेट बेसिस, ब्लॉक कंसिस्टिंग सेम रेट ऑफ डेप्रीसिएशन फॉलिंग अंडर द सेम कैटेगरी। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन भी सेम होनी चाहिए। अब मान लीजिए आपने एक कार ये खरीदी थी, फिर 6 महीने बाद एक कार और खरीदी फॉर द सेम पर्पज। आपने 1 अप्रैल 2022 को एक कार खरीदी 15 लाख रुपए की फॉर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। एक कंपनी के डायरेक्टर की मीटिंग वगैरह जाने के लिए कार खरीदी कंपनी ने। फिर 1 अक्टूबर को दोबारा कार खरीदी 16 लाख रुपए की फॉर अनदर डायरेक्टर, अब दूसरे डायरेक्टर के लिए भी खरीद ली। तो जब आप डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे ना तो ये दोनों एक ही ब्लॉक में चली जाएंगी, क्योंकि दोनों का पर्पज क्या है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन नहीं, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन पर्पज नहीं है, तो दोनों कारें एक ब्लॉक में। अब आप इनकम टैक्स के ऐसे वहाँ पे जाके क्या लिखोगे, शेड्यूल में डेप्रीसिएशन का जो चार्ट बनाते हैं वहाँ पे लिखते हो ओपनिंग WDB। ओपनिंग WDB का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस डेप्रीसिएशन टिल डेट, है ना, पिछले साल तक का जो डेप्रीसिएशन आपने लगा दिया होगा। तो अगर कोई ओपनिंग WDB है तो ये यहाँ पे एडिशन, यहाँ पे डिलीशन और यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू, फिर डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर, फिर क्लोजिंग WDB, ऐसे करके आप चार्ट बनाते हो। इस एडिशन के 2 हिस्से होते हैं, पुट टू यूज इक्वल टू और लेस देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज
और ग्रेटर देन 180 डेज, ऐसे करके एडिशन के 2 हिस्से करते हो तो आप डेप्रिसिएशन का चार्ट ऐसे बनाते हो। मान लीजिए ओपनिंग WDV कुछ नहीं थी, ये वाली कार कब खरीदी, ये मान रहा हूँ मैं अभी 15 अक्टूबर को मानते हैं ना, कट ऑफ डेट पीछे चली गई, 1 अप्रैल को, तो ये पुट टू यूज मोर ग्रेटर देन 180 दिन है, यहाँ पर पुट टू यूज ग्रेटर देन 180 डेज और इक्वल टू और लेस देन 180 डेज, 180 दिन या उससे कम दिन। तो जो आपने पहली वाली कार खरीदी है वो कब खरीदी, 1 अप्रैल को, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च गिनोगे तो क्या होगा, ग्रेटर देन 180 डेज है ना, 1 तो ये आएगी 15 लाख रुपए यहाँ पर, 15 लाख। और ये जो 15 अक्टूबर को हुई थी, 15 अक्टूबर से 31 दिन करोगे तो 180 दिन से कम हो जाएंगे, तो वो आएगी यहाँ पर, आएगी लेकिन यहीं पर 16 लाख। डिलीशन कोई बेची है नहीं, क्लोजिंग WDV 31 लाख, इस पर डेप्रिसिएशन कितना, 15%। कार फॉर द ऑफिशियल पर्पजेज नॉट फॉर अदर देन द पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज नहीं हो रही है ना, तो 15% का डेप्रिसिएशन, तो इस पर आप 15% का डेप्रिसिएशन लगाओगे। लेकिन पता है क्या, इस वाले पे डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल का, इस वाले पे लगेगा 6 महीने का, हाफ ऑफ द डेप्रिसिएशन रेट, क्योंकि पुट टू यूज पीरियड एक उससे कम है, 6 महीने से 180 दिन से कम है। अगर किसी एसेट का पुट टू यूज पीरियड 180 दिन से कम होगा तो उसका डेप्रिसिएशन एट द हाफ ऑफ द रेट लगेगा या आधे साल का लगेगा, जैसे मुझे कर लो बात है, रेट को आधा कर लो, पीरियड को आधा कर लो, रिजल्ट एक ही आना है ना। और अगर पुट टू यूज 180 दिन से ज़्यादा है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन अकाउंटिंग में आप ऐसा नहीं करते हो, अकाउंटिंग में आप डेप्रिसिएशन लगा रहे थे डेज बेस से, है ना, वहाँ पे कंपनी एक्ट में जब डेप्रिसिएशन निकालोगे वहाँ डेज बेस पे लेके लगा, यानी कि कंपनी एक्ट में इसका डेप्रिसिएशन निकालोगे जो बुक्स में एंट्री करोगे तो आप 15 अक्टूबर से 31 मार्च तक गिनोगे, यहाँ से 31 मार्च तक गिनोगे, पूरे 365 दिन का डेप्रिसिएशन मिलेगा। इस पे जितने दिन होंगे उतने दिन का डेप्रिसिएशन मिलेगा, इस पे पूरे 365 दिन का डे मिलेगा। तो ऐसे करके होता है। तो डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स कहता है, एक तो ब्लॉक ऑफ एसेट के बेस पे चार्ज होगा और दूसरा पुट टू यूज के बेस पे चार्ज होगा, तीसरा दैट एसेट मस्ट लाई इन द ब्लॉक एज ऑन लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आपके फाइनेंशियल ईयर के आखिरी दिन आपके ब्लॉक में होना चाहिए, यहाँ पे वो होनी चाहिए वो एसेट। मान लीजिए आपने ये 15 लाख की जो कार खरीदी थी यहाँ पे बेच दी 10 लाख रुपए में, तो अब आपके ब्लॉक में कितने की वैल्यू बचेगी, 31 में से 10 लाख की एसेट कार बेच दी आप अपने, 21 लाख रुपए की ब्लॉक वैल्यू, तो आपको इस 15 लाख के पूरे 15 लाख पे डेप्रिसिएशन की जगह इस 10 लाख पे डेप्रिसिएशन गायब हो जाएगा आपका। अब आपको डेप्रिसिएशन कितने में मिलेगा, 21 लाख पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, है ना। आपने कार 15 वाली बेची, आपको पता है ये वाली बेची है, लेकिन इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन फिर भी आपको पूरे 21 लाख पे देगा। कायदे से क्या होना चाहिए, कार पूरी गायब हो जानी चाहिए थी, आपको डेप्रिसिएशन खाली 16 लाख पे मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं, ब्लॉक ऑफ एसेट का यही फायदा है। ब्लॉक आप वो इंडिविजुअल आइटम की आइडेंटिटी नहीं है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी एसेट जैसे ही ब्लॉक में जाती है अपनी आइडेंटिटी खो देती है, बस वो पीरियड के लिए अपनी आइडेंटिटी रखती है, पीरियड डिफाइन करने के लिए उसकी आइडेंटिटी रहती है, जब तक नहीं तो ब्लॉक में अगर एक भी एसेट है और ब्लॉक में वैल्यू हो तो डेप्रिसिएशन हमेशा मिलता रहेगा। यानी कि ब्लॉक में एसेट है, हाँ ये वाली है, ब्लॉक में वैल्यू है, हाँ 21 लाख रुपए की वैल्यू है, मेरे पास 21 लाख रुपए बचे हैं ना। कायदे से देखा जाए तो मैंने 15 लाख वाली एसेट बेच दी तो पूरे पे डेप्रिसिएशन गायब होना चाहिए था, मुझे केवल 16 लाख पे मिलना चाहिए था, नहीं, लेकिन मेरे को 21 लाख पे डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये ब्लॉक में इंडिविजुअल एसेट नहीं है, इंडिविजुअल कार कोई नहीं है, क्योंकि द एसेट हैविंग सेम कैटेगरी एंड सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो दोनों पे 15% का डेप्रिसिएशन था, दोनों ब्लॉक के अंदर जुड़ के मर्ज हो जाएंगी, इंडिविजुअल कार की कोई आइडेंटिटी नहीं। लेकिन अब पता क्या होगा, इस 21 लाख का डेप्रिसिएशन निकालते हैं फिर आपके 2 टुकड़े हो जाएंगे इस वैल्यू के। पहले आप 180 दिन से कम वाली पे डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, वो कितना है 16 लाख, तो 16 लाख पे आधा डेप्रिसिएशन 7.5 लाख का 7.5% से डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे और 5 लाख पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा। ऐसे होगा, समझे मेरी बात क्या हुआ कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, फिर आपको 2 हिस्सों में जाना पड़ेगा, पहले लेस देन 180 डेज वाली एसेट को चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन, फिर मोर देन 180 डेज के एसेट को चार्ज करोगे डेप्रिसिएशन। यानी कि 21 लाख में आपके पास फिजिकली ये कार नहीं है बट ब्लॉक में एसेट है, ब्लॉक में वैल्यू है, तो डेप्रिसिएशन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है। तो डेप्रिसिएशन अगर ब्लॉक में एक भी एसेट होगी और एक भी वैल्यू होगी तो डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करने को मिलेगा। लेकिन अगर पुट टू यूज लेस देन 180 डेज है तो पहले डेप्रिसिएशन उसका चार्ज करते हैं, बाद वाली का बाद में करते हैं। तो अगर 31 लाख भी था तो पहले आपको इस 16 लाख वाले का डेप्रिसिएशन निकालना आधा, तो इसका पूरा निकलेगा, क्योंकि दोनों एसेट लास्ट तक एज इट इज बची है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब की बार मेरी पहले अप्रैल वाली एसेट गायब हो चुकी है तो मेरे को कैलकुलेशन में फ़र्क पड़ जाएगा, मैं पूरे पे 15% नहीं निकाल सकता हूँ, इस पे 7.5% निकलेगा और बचे हुए 5 लाख पे 15% निकलेगा, बचे हुए 5 लाख पे 15% मिलेगा, क्योंकि वो पुराने वाले का ब्लॉक का हिस्सा बचा है। यानी कि जब हम ब्लॉक में एसेट को डालते हैं दे आर निटेड विद ईच अदर, वो एक साथ कपल्ड हो जाती है, निटेड हो जाती हैं। अब उनकी इंडिविजुअल कोई आइडेंटिटी नहीं है ब्लॉक में,
तो आपको ब्लॉक में ही ध्यान रखना है, अकाउंटिंग की तरह का डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है, ब्लॉक में डेप्रिसिएशन मिलता है। एक एसेट और वैल्यू दोनों में से कोई भी एक, दोनों चीज़ बचनी चाहिए। ब्लॉक में वैल्यू भी होनी चाहिए, एसेट भी होनी चाहिए। ब्लॉक कौन कौन से हैं? बिल्डिंग, ये कैटेगरी हैं जो एसेट डेप्रिसिएशन ने उसने 32 ने ब्लॉक बनाए हैं। बिल्डिंग है, दूसरी ब्लॉक है आपका प्लांट एंड मशीनरी। चीज़ें कंट्रोल में है ना अभी तक? हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों, ठीक ठीक ठीक। फर्नीचर, सिप वैसे प्लांट एंड मशीनरी का ही पार्ट है, लेकिन कई कई जगह पे सिप अलग भी है, तो सिप यहाँ पे भी रख सकते हो, प्लांट एंड मशीनरी में भी रख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिप और इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल पे अब अमोर्टाइजेशन नहीं मिलता। इंटेंजिबल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, गुडविल नहीं है इसके अंदर अब। नाउ गुडविल इज अ कैपिटल एसेट बट नॉट अ डेप्रिसिएबल एसेट, अमोर्टाइजेशन नहीं है गुडविल पे, अलाउड नहीं है। 1 अप्रैल 2021 से गुडविल पे डेप्रिसिएशन बंद कर दिया। अमोर्टाइजेशन यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट पे आने के बाद मैं हर बार अमोर्टाइजेशन बोलूँगा, इसका फ़र्क क्या पड़ेगा डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन का आगे वाली चीज़ों में देखेंगे आके, है ना। लेकिन इंटेंजिबल एसेट में जब जब आएंगे तो वो अमोर्टाइजेशन है, डेप्रिसिएशन नहीं है। आप अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन को इंटरचेंजेबली यूज करते हो, इनकम टैक्स में इसकी अलग वैल्यू है ना। तो यहाँ पे अमोर्टाइजेशन अलाउड नहीं है। अब बिल्डिंग के अंदर डेप्रिसिएशन मिलता है आपको 5%, 10% और 40%। प्लांट एंड मशीनरी में आपको बोल चुका हूँ 15%, 30%, 40%। इनकम टैक्स कह रहा है कि इन एनी केस डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड द 40%। अभी पढ़ेंगे, 32 पढ़ेंगे, पीछे जाके एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। किसी की भी केस में डेप्रिसिएशन का रेट 40% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब पहले कंप्यूटर और लैपटॉप पे 60% मिलता था, वो 40 पे रिड्यूस कर दिया है। डेप्रिसिएशन कम होने का मतलब है आपकी प्रॉफिटेबल इनकम ज़्यादा, टैक्सेबल इनकम बढ़ेगी। ये ध्यान रखना। फर्नीचर पे केवल 10% है, ये शरीफ आदमी है बेचारा। सिप पे 20% है, ये यहाँ पे भी होती है कभी कभी, और यहाँ पे 25% है। ये 5 ब्लॉक हैं आपके पास, है ना। 5 ब्लॉक, डिफरेंट टैक्स रेट, डिफरेंट डेप्रिसिएशन के रेट, इनके रेट डेप्रिसिएशन के अलग हैं, ध्यान रख लेना। तो ब्लॉक कितने हुए? 5। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, सिप और इंटेंजिबल एसेट एक्सक्लूडिंग गुडविल। गुडविल नहीं है वहाँ पे। पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, राइट टू यूज है ना, लूम राइट्स हैं, सारे कुछ हैं, लेकिन गुडविल अब नहीं है। गुडविल पे अब अमोर्टाइजेशन नहीं मिलता है। बिल्डिंग 5% का मतलब है द बिल्डिंग इज बीइंग यूज फॉर द रेजिडेंशियल पर्पज। बिजनेस ने, असेसी ने उस बिल्डिंग को रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज करा। रेजिडेंशियल पर्पज का मतलब अभी तो हमने बोला था कि पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, है ना। रेजिडेंशियल पर्पज तो पर्सनल हो जाएगा। सर अपनी बात अपने आप ही काटते रहते हो, ऐसा ही है। रेजिडेंशियल पर्पज में वो असेसी ने बिल्डिंग खरीद रखी है एम्प्लॉय के रेजिडेंशियल के लिए, है ना। किसी डायरेक्टर को दे दी, किसी अपने एम्प्लॉय को, कई लोग अपने लेबर को ही घर दे देते हैं, उसके लिए रेजिडेंशियल ब्लॉक बिल्डिंग खरीदी है। तो अगर कंपनी उस बिल्डिंग को एम्प्लॉयज़ के रेजिडेंशियल पर्पज के लिए यूज कर रही है तो डेप्रिसिएशन मिलेगा 5%, ठीक है। अगर कंपनी में उस एसएससी ने उस बिल्डिंग से अपना बिजनेस चला रखा है, फैक्ट्री, गोडाउन, दुकान, ऑफिस कुछ भी चला रखा है, तो डेप्रिसिएशन मिलेगा 10%। अगर वो टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ द वुड और टेम्परेरी स्ट्रक्चर, तो डेप्रिसिएशन मिलेगा 40%। वो स्ट्रक्चर ऑफ वुड का मतलब जैसे कहीं पे होता है ना हट वगैरह बनी होती हैं, तो उन पे 40% का डेप्रिसिएशन मिलेगा। या कहीं पे प्रोजेक्ट साइट पे आप देखो कहीं 2-3 साल का प्रोजेक्ट चलना होता है, तो कंपनी, कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉय और इंजीनियरों के रहने के लिए वहीं को एक कमरा सा बना देती है, टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना देती हैं कि भाई 2 साल 3 साल रोज कहाँ, इतनी दूर से कहाँ आओगे जाओगे इस अबांडन जगह में, तो यहीं पे आपको रहने का इंतजाम कर देते हो। टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, जैसे साइट खत्म होगी स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा, तो उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगा 40% का। तो ये 3 तरह की बिल्डिंग है, यानी कि अब अगर आपने कोई बिल्डिंग रेजिडेंशियल पर्पज के लिए ली है तो उस पर डेप्रिसिएशन कितना होगा, 5%। रेजिडेंशियल पर्पज वाला 5%। मान लीजिए कंपनी के पास 2 बिल्डिंग है, एक पे एम्प्लॉय रह रहे हैं, दूसरे में उसकी फैक्ट्री चल रही है, तो डेप्रिसिएशन क्या एक ही में बिल्डिंग में ऐड कर दूंगा या 2 अलग ब्लॉक बनाऊंगा? 2 अलग ब्लॉक बनेगा, 2 ब्लॉक अलग बनेंगे। अगर मान लीजिए वो कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, बेसिक नाम बिल्डिंग का ही कहलाएगा, तो बिल्डिंग उसी के अंदर ऐड होगा या कहाँ जाएगा, अलग है ना। बिल्डिंग का मतलब देखना, सिविल स्ट्रक्चर जो बिल्डिंग है वही नहीं है। बिल्डिंग का मतलब बिल्डिंग के अंदर रोड भी इंक्लूड है। हाँ, जो जिनकी कैपिटल एसेट में रोड पड़ी होगी, रोड भी इंक्लूड है, ब्रिज भी इंक्लूड है, पुलिया भी, कलवर्ट्स पुलिया भी इंक्लूड है, ट्यूबवेल भी इंक्लूड है। तो बिल्डिंग का मतलब वो सब चीज़ है। जैसे प्लांट एंड मशीनरी बहुत वाइड है ना, प्लांट एंड मशीनरी के अंदर, ऐसे ही बिल्डिंग के अंदर भी है। खाली सिविल स्ट्रक्चर मत सोचना कि एक ऑफिस है, घर है, नहीं।
बिल्डिंग के अंदर रोड भी इंक्लूड है, कल्वर्ट्स भी इंक्लूड है, ट्यूबवेल भी इंक्लूड है, सब कुछ पुलिया वगैरह जो उसकी कैपिटल एसेट में खड़ी है तो वो सब इंक्लूड है, ब्रिज वगैरह सब, है ना। तो बिल्डिंग अगर 40% ऑफिशियल यूज के लिए हो रही है तो 10%, रेजिडेंशियल तो 5%, कैप और टेम्परेरी स्ट्रक्चर है तो 40%। अच्छा, मैं 40% की बिल्डिंग और 40% की मशीनरी को एक ब्लॉक में डाल सकता हूँ? दोनों पर रेट ऑफ वेरिएशन सेम है? हाँ जी, 40% की मशीन और 40% की बिल्डिंग एक ही ब्लॉक में डाल दूं, दोनों का रेट तो सेम है? नहीं, क्यों? क्योंकि कैटेगरी अलग है। ब्लॉक ऑफ एसेट की कंसेप्ट क्या कहते हैं? कैटेगरी सेम होनी चाहिए, रेट भी सेम होना चाहिए। मैं इनको भी तीनों को आपस में एक जगह नहीं कर सकता हूँ, है ना, क्योंकि तीनों का रेट अलग है। बेशक एक ही कैटेगरी में फॉल कर रहे थे बिल्डिंग, तो भी तीनों को आप एक नहीं कर सकते। प्लांट एंड मशीनरी में 15, 30, 40 को अलग अलग ही रखना पड़ेगा आपको, एक जगह कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्लब नहीं कर सकते। तो सबकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है ना, आपको अलग अलग डेप्रिसिएशन के रेट के हिसाब से अलग ब्लॉक बनाना पड़ेगा, अलग हेड करना पड़ेगा उन्हें। अकाउंटिंग में आप जैसे मर्जी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन अलग कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कि या लिमिटेड कंपनी के लिए अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको 2 डेप्रिसिएशन चार्ट बनाने पड़ते हैं। एक डेप्रिसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट, जिसकी आप टैली में एंट्री करोगे या जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वहाँ पे एंट्री करोगे। दूसरा डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स है, जो आप इनकम टैक्स में क्लेम करोगे। जो टैली का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इट माइट नॉट बी और इट मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू द इनकम टैक्स प्रॉफिट एंड लॉस, तो दोनों अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए ये सारी मेहनत है। फर्नीचर में 10% ही हमेशा, है ना। लेकिन ध्यान रखना एक थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर मान लीजिए आपने एसी लगाया, एसी कहाँ पे आना चाहिए? एसी फर्नीचर में, फर्नीचर फिटिंग का पार्ट है। लेकिन अगर एसी फैक्ट्री में लगा हुआ है तो प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है। फर्क है, ध्यान में रखना। अगर एसी आपकी फैक्ट्री में लगा हुआ है तो प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है, लेकिन अगर एसी ऑफिस में लगा है तो फर्नीचर का पार्ट है। सेम काम फ्रिज के साथ है, दोनों जगह लग सकते हैं। अगर फ्रिज आपका ऑफिस में यूज हो रहा है तो फर्नीचर का पार्ट है, 10% अपने लेना है। अगर आपने प्रोडक्शन साइट पे लगा रखा है, कंस्ट्रक्शन साइट पे लगा रखा है फ्रिज, प्रोजेक्ट फैक्ट्री में लगा हुआ है, तो वो फ्रिज प्लांट एंड मशीनरी में चला जाएगा और 10% का 15% के डेप्रिसिएशन में चला जाएगा फिर आपके पास, है ना। ये थोड़ा सा फर्क है, लेकिन हालांकि इसे प्रैक्टिकली कोई यूज नहीं करता। एसी देखता है और सीधे 15% में लेके जाते हैं। एसी फ्रिज मैक्सिमम बैलेंस शीट उठा के देख लो, 15% पे चार्ज हो रही होंगी। आने वाले टाइम पे देख लेना, ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं, कोई इसे अलग से वो नहीं करता। और क्योंकि इतनी बारीक चीज़ें, कोई अडेरेंस भी नहीं है कोई डेप्रिसिएशन के केस में जनरली, क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंडिचर होता है तो इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा इसको कुरेदता नहीं है ना। और एसी फ्रिज में वैल्यू कितनी ज़्यादा आती है? कोई बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं। 10% और 5% में कोई लाख रुपये का एसी भी होगा तो 5,000 रुपये का फर्क आएगा। जो लाख रुपये का एसी खरीद के बैठा होगा उसकी बैलेंस शीट में बहुत सारी खर्चे और ज़्यादा होंगे, उसकी P&L में उसकी इनकम भी बहुत ज़्यादा होगी जो लाख रुपये का एसी लिए घूम रहा होगा। तो 5,000 रुपये के लिए 5,000 रुपये भी अगर इनकम टैक्स भी लगाएगा, 30% से लगाएगा तो 1,500 रुपये मिलेंगे उसे। तो 1,500 रुपये के लिए कितनी मेहनत कौन करेगा? तो नहीं करते इसलिए। लेकिन है, अगर आप प्रैक्टिकली थोड़ी थिन लाइन को जाके चेक करोगे तो एसी अगर ऑफिस में लगा है, फ्रिज ऑफिस में लगा है तो फर्नीचर फिक्सर का पार्ट है और 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए। अगर वो फैक्ट्री में लगा है तो 15% चार्ज होना चाहिए, प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट हो जाएगा वो, बस। बाकी अलग फर्नीचर में आएगा, फर्नीचर में आएगा। वो एम्प्लॉय के लिए परक्यूजेड भी होगा, सैलरी में भी जुड़ेगा, उसकी ध्यान रखना, उसके लिए परक्यूजेड है। सिर्फ आप जानते हो 20% से रहेगा, जो सिर्फ उसके वाटरवेज में काम आ रहे हैं, सिर्फ वो 20% है। एयरक्राफ्ट ऊपर है ना, एयरक्राफ्ट प्लांट एंड मशीनरी के पार्ट में ऊपर है। इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, गुडविल, इन सब पे, गुडविल नहीं, पेटेंट, ट्रेडमार्क, राइट टू यूज, इन सब पे 25% का डेप्रिसिएशन है और अमोर्टाइजेशन है 25%। अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन में एक छोटा सा फर्क है। जब डेप्रिसिएबल एसेट बिकती है ना, यानी कि ये 4 चीज़ें जो हैं इन्हें बोलते हैं डेप्रिसिएबल एसेट। जब डेप्रिसिएबल एसेट बिकेगी तो हमेशा आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। जब भी कोई देखो, ये क्या चीज़ें हैं? सारी कैपिटल एसेट हैं, ये बात तो क्लियर है ना। ये कैपिटल एसेट है, तो कैपिटल एसेट जब भी बिकती है तो हमेशा कैपिटल गेन आता है ना। कैपिटल गेन आता है एक्सक्लूडिंग कार, क्योंकि कार कैपिटल एसेट की डेफिनेशन से बाहर है। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन दी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 कहता है कैपिटल एसेट को कार को इंक्लूड नहीं करता। तो कार बिकेगी तो कैसा भी गेन नहीं आएगा, कार बिकने पे कैपिटल गेन कभी आता नहीं है। तो कार की बात छोड़ दूं, बाकी सारी कोई भी कैपिटल एसेट बेचोगे तो हमेशा कैपिटल गेन आएगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। लेकिन ब्लॉक खत्म होना चाहिए उसके लिए। अगर आपके, जैसे अभी हमने एक कार बेची थी, अगर आप देखो तो कार में 5 लाख रुपए का लॉस हुआ था। ये देखो पहले वाले एग्जाम्पल में
ये कार बेची थी 5 लाख का लॉस हुआ था। अगर मैं आपको ये बोलूं ये वाली कार मैंने 18 लाख में बेच दी, नहीं बिक सकती। नहीं क्यों नहीं बिक सकती? ये क्या बात हुई? ये क्या बात है? इनकम टैक्स ऐसी मना कोई करता है? आपने 15 लाख की कार 18 में बेच दी, क्या दिक्कत है? मान लीजिए वो ऐसा स्पेशल एडिशन कार का था, उसके बाद वो कंपनी ने कार बेचनी बंद कर दी, किसी को पसंद आई ले ली उसने 18 लाख में। ऐसा कोई है? कमर्शियल ट्रांजैक्शन में इनकम टैक्स रिस्ट्रिक्शन कोई लगा रहा? बेच दी। मेरे को कोई आदमी मिल गया जो 15 लाख के 18 लाख देने था, मैं क्यों नहीं दे दूंगा? मैं तो दे दूंगा ना। तो अगर मैंने कार 15 लाख की कार 18 लाख में बेच दी तो क्या मुझे कैपिटल गेन आएगा या नहीं आएगा? यस सर। हाँ जी आएगा। आपके हिसाब से थोड़ी आगे की चीज़ें, थोड़ी एडवांस क्वेश्चन है तो आप ठीक, आप अपने हिसाब से सही बोल रहे हो, लेकिन नहीं आएगा। देखो रीजन क्या है, ब्लॉक में मेरे पास कितने लाख की वैल्यू थी? 31 लाख की वैल्यू थी। 31 में से बिकी कितनी है अभी? 18 लाख। 13 लाख की वैल्यू एसेट बची है ना मेरे पास। तो ब्लॉक में मैंने आपको पहले ही बोला था, जब भी एक भी एसेट होगी और वैल्यू होगी तब डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, कैपिटल गेन नहीं आ सकता। तो आपके पास ब्लॉक में एसेट है, आंसर इज यस, एसेट है। वैल्यू है, आंसर इज यस, 13 लाख रुपए बचे हैं अभी मेरे पास। तो ब्लॉक में एसेट भी हो और वैल्यू भी हो तो कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। कैपिटल गेन कब आता है? जब ब्लॉक में एसेट भी ना हो और वैल्यू भी ना हो। यानी कि मान लीजिए मैंने ये 15 लाख रुपए की कार 32 लाख रुपए में बेच दी। सर मजाक कर रहे हो? अच्छा मैंने कार नहीं बेची, बिल्डिंग बेच दी। 15 लाख की बिल्डिंग 32 लाख में बिक जाएगी नहीं बिकेगी? बिल्डिंग में तो वैल्यू अप्रिशिएट होती है ना। यस सर। अब तो मान जाओगे? हाँ सर अब डाइजेस्ट होगी बात, अभी तक समझ नहीं आ रही थी। 15 वाली कार 32 कौन दे रहा है? वैसे तो मिल जाएगी, अगर विंटेज कार होगी तो मिल जाएगी। चलो हम कह रहे हैं बिल्डिंग थी ये मेरी ऑफिस बिल्डिंग थी 15 लाख रुपए की। मैंने एक 15 लाख की ऑफिस बिल्डिंग थी, दूसरी 16 लाख रुपए की बिल्डिंग थी, और मैंने ये 15 वाली बिल्डिंग 32 लाख में बेच दी। 15 वाली बिल्डिंग बेची है केवल, मैंने ध्यान रखना 32 लाख में। क्या ब्लॉक में एसेट है? क्या ब्लॉक में वैल्यू है? नहीं है। तो अब कैपिटल गेन आ जाएगा। अब कैपिटल गेन आ जाएगा, अब डेप्रिसिएशन मिलना बंद हो जाएगा। डेप्रिसिएशन सीज, एसेट सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब आपके पास ब्लॉक में वैल्यू नहीं है, नेगेटिव हो गया ब्लॉक आपका। 31 लाख का ब्लॉक था, 1 लाख रुपए फालतू में बेच दिया। बेशक एक बिल्डिंग बड़ी भी है तो भी अब आपके पास ब्लॉक में वैल्यू नेगेटिव हो गई। तो कभी भी ब्लॉक की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, इट गोज मैक्सिमम टू द जीरो। आप क्या करोगे? 31 लाख माइनस 32 लाख, 1 लाख रुपए का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन द सेल ऑफ बिल्डिंग। ध्यान रखना, बिल्डिंग को बेचने पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन केवल डेप्रिसिएबल बिल्डिंग पे होता है। अगर अदरवाइज बिल्डिंग बेचते हो तो हमेशा कैपिटल गेन एज के ऊपर होता है। अगर 2 साल 24 महीने से ज़्यादा बिल्डिंग रखोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 24 महीने से कम रखोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अभी आपने कैपिटल गेन पढ़ा नहीं है, थोड़ी दूर की गाड़ी लगा रही होगी, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, अगर कोई एसेट आपने 2 साल से ज़्यादा रख ली, बिल्डिंग 24 महीने से ज़्यादा अपने पास रखी और उसके बाद बेची तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आना चाहिए। मान लीजिए बिल्डिंग मैंने आज से 3 साल पहले और खरीदी थी तो उसके केस में भी यही होगा। 3 साल पहले भी खरीदी तो भी, यानी कि 24 महीने से ज़्यादा खरीद ली, उसके बाद भी बेची तो मेरे को बिल्डिंग पे, क्योंकि मैं डेप्रिसिएशन ले रहा था तो मुझे हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा। यानी कि अगर आप किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो तो उस पर हमेशा आने वाला गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, लॉन्ग टर्म कभी नहीं आएगा। जब हम कैपिटल गेन पढ़ेंगे दोबारा पढ़ेंगे, ये तो अभी एक वैसे बात आ गई। तो अगर ब्लॉक में एसेट है और वैल्यू नहीं है तो भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगा, वैल्यू जीरो हो गई ब्लॉक की आपकी, है ना। एंड ब्लॉक की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव होगी तो मैक्सिमम जीरो हो जाएगी। यानी कि मेरे पास इस 16 लाख की डेप्रिसिएशन, इस वैल्यू पे अब कोई डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा मुझे 16 लाख की वैल्यू पे, कभी भी नहीं मिलेगा डेप्रिसिएशन, क्योंकि ब्लॉक में एसेट ही जीरो हो गई मेरे पास, सॉरी वैल्यू जीरो हो गई। एसेट है, वैल्यू जीरो हो गई। मान लीजिए मैंने दोनों एसेट, ये अब कार पे आ गया दोबारा मैं, ये दोनों 31 लाख रुपए की जो कार थी, ये 31 लाख की कार मैंने 24 लाख में बेच दी, दोनों की दोनों कारें। अब क्या ब्लॉक में वैल्यू है? 31 माइनस 24 7 लाख, 31 माइनस 24 7 लाख। तो क्या मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा? क्या मुझे डेप्रिसिएशन मिलेगा? मिलेगा। एक बार सब मिलकर डिसाइड करो, मिलेगा नहीं मिलेगा। आ रहा हूं मैं। नहीं मिलेगा। एसेट है आपके पास? वैल्यू है, एसेट का दोनों तो बेच दिए आपने। अभी तो मैंने बोला दोनों बेच दी। सर एक पे ही तो लाल लगाया आपने है ना? नहीं, दोनों पे लगाया था, दूसरे पे वो काला चला था। अब की बार मैंने दोनों एसेट बेच दी। 31 लाख रुपए की चीज उठा के 31 लाख की उठा के 24 लाख में बेच दी। तो अब मेरे पास वैल्यू तो बची, 31 माइनस 24 करोगे तो वैल्यू 7 है। इज देयर एनी एसेट इन द ब्लॉक? नहीं तो एसेट ही नहीं है तो डेप्रिसिएशन किस बात पे? तो यानी कि एसेट चार्ज करने के लिए, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के ऑन द 31st मार्च, ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आई मस्ट हैव ए वैल्यू इन द ब्लॉक
एंड आई मस्ट हैव अ एसेट इन द ब्लॉक। दोनों चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। अगर एक भी चीज़ नहीं होगी तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगा, आप डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं कर पाओगे, है ना, वहाँ से डिसकंटिन्यू हो जाएगा डेप्रिसिएशन। तो पहले केस में जब आपके पास एक एसेट बची थी तो वैल्यू भी बची थी, इसलिए आपको मिल रहा था। दूसरे वाले केस में जब 31 की चीज़ 32 में बेची तो एसेट तो है लेकिन ब्लॉक में वैल्यू नहीं है ना। अब तीसरे वाले केस में जब पूरी 31 लाख की चीज़ दोनों के दोनों एसेट सारी की सारी एसेट उठा के आपने 24 लाख में बेच दी, तो अब एसेट में 7 लाख की वैल्यू तो बची ब्लॉक में मेरे पास, लेकिन एसेट नहीं है। तो मेरे पास 31 मार्च के दिन देखना है मुझे हमेशा। इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, अकाउंटिंग में तो आप हर डे का डेप्रिसिएशन निकालते हो। अगर आपने 31 तारीख को कोई एसेट खरीदी तो एक दिन का डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आपने अकाउंटिंग में बात कर रहा हूँ, अगर आपने कोई एसेट 31 तारीख को खरीदी तो अकाउंटिंग उसमें एक दिन का डेप्रिसिएशन निकालेगी, लेकिन इनकम टैक्स कितने दिन का डेप्रिसिएशन देगा उसमें। आपने कोई एसेट 31 मार्च को खरीदी है, 31 मार्च को एक एसेट खरीदी है आपने 23 को 50 लाख रुपए की, इसमें बुक्स में जो डेप्रिसिएशन आएगा वो एक दिन का आएगा, बुक्स में आएगा 1 डे का डेप्रिसिएशन, एक दिन का डेप्रिसिएशन। और इनकम टैक्स सेक्शन 32 में कितने दिन का आएगा, सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन, मान लीजिए डेप्रिसिएशन का रेट 10% है, कितने दिन का डेप्रिसिएशन आएगा, हाफ आएगा, क्योंकि पुट टू यूज पीरियड इज लेस देन 180 डेज, 180 दिन से कम पीरियड है ना, तो आपको पूरे आधे 6 महीने का डेप्रिसिएशन मिलेगा, यानी कि 2.5 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन मिलेगा आपको यहाँ पर। पुट टू यूज पीरियड से कैलकुलेट होता है। और पुट टू यूज का मतलब एक्टिव पुट टू यूज नहीं है, वो पैसिव पुट टू यूज भी चलता है। पैसिव पुट टू यूज का मतलब कि मान लो आपने फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखे हैं ऑफिस में, कंपनी में, तो कोई ज़रूरी है कि आग लगा के पहले उसे यूज ही करना है ना, तो वो होता है पैसिव यूज, यानी कि वो रेडी टू यूज है। भगवान न करे कल को इंसिडेंट होगा तो यूज तो कर सकते हैं ना, तो उसका डेप्रिसिएशन मिलेगा। पुट टू यूज का मतलब एक्टिव पुट टू यूज से लेना देना नहीं है, यानी कि मशीन आ गई और उसने आपने रेडी टू यूज है, आपने एक भी प्रोडक्शन नहीं करा, कोई बात नहीं, डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन मान लीजिए आपने ये मशीन खरीदी, ये परचेज कर लिया आपने 1 जनवरी 2023 को ₹60 लाख, 60 लाख की मशीन खरीदी। अब इसके लिए एक इंस्टॉलेशन करने के लिए इंजीनियर आएगा, जब तक इंस्टॉलेशन नहीं होगी इंजीनियर के द्वारा तब तक ये चालू नहीं हो सकती, इससे प्रोडक्शन नहीं कर सकते। और आपने 31 मार्च तक नो इंस्टॉलेशन डन, क्या आप डेप्रिसिएशन ले पाओगे। केस ए, नो इंस्टॉलेशन डन। दूसरा, इंस्टॉलेशन डन बट नॉट यूज फॉर प्रोडक्शन। अब बताओ किस केस में डेप्रिसिएशन मिलेगा, किस में नहीं मिलेगा। पहले वाले में तो इंस्टॉलेशन ही नहीं हो पाई 31 मार्च तक, दूसरे वाले में इंस्टॉलेशन हो गई थी लेकिन प्रोडक्शन के लिए जरूरत ही नहीं पड़ी, दूसरी मशीन ठीक ही चल रही थी, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, इससे कोई भी पीस नहीं बना 31 मार्च तक। क्या इसमें दोनों केस में डेप्रिसिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। फर्स्ट में नहीं मिलेगा, सेकंड में मिल जाएगा, क्योंकि वो पैसिव यूज है, रेडी फॉर यूज है। अगर मेरे को इससे प्रोडक्शन करनी है तो मैं कर तो सकता हूँ ना इस वाले में, सेकंड केस में, तो इसका डेप्रिसिएशन मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये पैसिव यूज में भी नहीं आई। और ये वाला एक्टिव यूज और पैसिव यूज उसी साल देखना है जिस साल आपने मशीनरी खरीदी है। बात समझ आई। जिस साल आपने एसेट खरीदी है उसी साल देखना है एक्टिव यूज और पैसिव यूज। सेकंड ईयर में सब्सिक्वेंट ईयर से सब सारी नौटंकियां नहीं है। यानी कि अब 1 अप्रैल 23 से लेके 31 मार्च 24, मान लीजिए इस पीरियड में भी इसमें कोई प्रोडक्शन ही नहीं हुई, कोई इंस्टॉलेशन नहीं हो पाई, कंपनी जिससे मशीन ली थी उससे लड़ाई हो गई, वो इंजीनियरिंग नहीं भेज रहा, पूरे साल हम लिटिगेशन में चले गए, तो क्या इस साल डेप्रिसिएशन मिलेगा। अरे अभी तो मैंने बोला ये वाली नौटंकी जिस साल खरीदी उसी साल चेक करनी, अगले साल करनी नहीं है, अगले साल डेप्रिसिएशन मिलेगा। अब एक्टिव पैसिव भूल जाओ, जो ये एक्टिव और पैसिव वाला खेल है, इन द ईयर ऑफ परचेज चेक करना है बस आपने, सब्सिक्वेंट ईयर में परचेज चेक नहीं करना। सब्सिक्वेंट ईयर में डेप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा आपको, हाँ चाहे बंद पड़ी है। इन द एक्टिव यूज और पैसिव यूज की नौटंकी है, ये केवल इन द ईयर ऑफ परचेज चेक करना है, फ्रॉम द सब्सिक्वेंट ईयर इट इज नॉट रिक्वायर्ड, यू नीड नॉट टू टेस्ट ऑल दीज थिंग्स। आपको वो सारी चीज़ें टेस्ट करनी नहीं है कि उससे प्रोडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, उसकी मशीन की इंस्टॉलेशन हुई नहीं हुई, अगले साल से डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसमें ये पैसिव यूज एक्टिव यूज का क्लॉज नहीं लगेगा, है ना, वो चेक नहीं करना आपको। जिस साल खरीदी है उस साल जरूर चेक करना है, जिस साल खरीदी है। आपने मान लीजिए ये खरीदी थी 1 अप्रैल 2022 को, ध्यान से सुनना, 1 अप्रैल 2022 को खरीदी थी, और ये जो काम हुआ इंस्टॉलेशन डन वाला काम हुआ 1 जनवरी 2023 को हुआ। बात समझ आई। आपने अप्रैल 22 में मशीन खरीदी थी, इंजीनियर आया, सर्विस वो इंस्टॉलेशन करने कर रहे हैं, उतना टाइम लगा कि 1 जनवरी 2023 को इंस्टॉलेशन हो पाई। अब इस पर डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा मुझे, 1 अप्रैल 22 को खरीदी है मैंने, डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, चलो 2 महीने का। और बताओ
जब मैं डेप्रिसिएशन मिलेगा की बात कर रहा हूँ तो सोच लेना मैं इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, मेरे को अकाउंटिंग से लेना देना नहीं है अभी, है ना। अकाउंटिंग की कोई बात नहीं हो रही, इनकम टैक्स की बात हो रही है बाय डिफॉल्ट। इट इज इम्प्लाइड वी आर टॉकिंग अबाउट सेक्शन 32। हाफ मिलेगा 1/2 ऑफ द रेट एप्लीकेबल हाँ जी, बहुत बच्चे हैं, दो ही बोले, 5 इधर 5 इधर, दो ही बच्चे बोले, कैसे काम चलेगा। या पूरा मिलेगा। 1 अप्रैल 22 को तो खरीद लिया मैंने, ये 1 साल के पहले दिन ही मशीन खरीदी थी। हाँ जी पूरा मिलेगा। हाँ जी पैसे तो पूरा मिलना चाहिए, लेकिन पता नहीं अब दिलाओगे वही जो आप बोलोगे हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सेक्शन 32 बोल रहा है। आप बताओ, आपको मैं क्या बोल चुका हूँ। डेप्रिसिएशन चार्ज होगा ऑन द बेसिस ऑफ पैसिव और एक्टिव यूज। इसका पैसिव यूज या एक्टिव यूज किस डेट से आया? 1 जनवरी से पहले क्या आप इसे यूज कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। 1 जनवरी से पहले यूज कर सकते थे क्या इसे आप? नहीं कर सकते। तो 1 जनवरी से 31 मार्च के दिन गिनो। इज इट ग्रेटर देन 180 डेज और लेस देन 180 डेज? लेस देन 180 डेज। तो कनिका की बात बिल्कुल ठीक है। ये वाला इनकम टैक्स महीने की तो बात ही नहीं करता कभी, या तो आधा या पूरा, है ना। महीने की तो बात ही नहीं करता। तभी इसलिए मैंने इशारा कर दिया था कि जब महीने की बात करोगे तो अकाउंट्स में आ गए आप। अकाउंट्स में नहीं हो आप। वैसे भी महीने में भी 3 होंगे, जनवरी फरवरी मार्च। 1 जनवरी 3 महीने होते, 2 वैसे भी नहीं थे, है ना। और वो 2 महीने भी नहीं है, वो तो 3 महीने गिनेगा। 3 मतलब नंबर ऑफ डेज गिनेगा, 3 महीने भी नहीं गिनेगा। जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, ऐसे करके गिनेगा वो अकाउंटिंग में, है ना। तो 3 महीने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, नंबर ऑफ डेज पे जाता है। नंबर ऑफ डेज पुट टू यूज डिवाइडेड बाय 365 करके आएगा वो, है ना। तो ऐसे करके आएगा। और यहाँ पर क्या है, 180 दिन से ज़्यादा तो पूरा रेट, 180 दिन से कम तो हाफ रेट। बेशक मैंने अप्रैल में खरीदी थी, बट पुट टू यूज पीरियड इज लेस देन 180 डेज, तो आपको डेप्रिसिएशन आधा ही मिलेगा। क्लियर है। डेप्रिसिएशन बहुत मज़ेदार चीज़ है, चैलेंजिंग भी है, मज़ेदार भी चीज़ है। तो आपको इसलिए मैं डेप्रिसिएशन पे आकर रुक गया हूँ। बहुत शुरू के 30-31 तो मैंने 2 मिनट में ख़त्म कर दिए थे, इसीलिए डेप्रिसिएशन पे आकर रुक गया हूँ। ये आँखें खोल देगा, अभी कैलकुलेशन सिखा देगा आपको ये अच्छी खासी डेप्रिसिएशन। जब अभी टेबल करेंगे ना इसकी एक्सेल में, तो वापस दोबारा आंखें खुलेंगी। इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ अभी कि जब टेबल करूँगा, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली किसी भी कंपनी में जाओगे डेप्रिसिएशन तो कैलकुलेट करना ही करना है ना। बिना डेप्रिसिएशन के हो ही नहीं सकता। अगर उसके पास सेल नहीं भी होगी, एसेट तो है ही, डेप्रिसिएशन तो आपको कैलकुलेट करना। कुछ नहीं होगा, कंप्यूटर तो है। कंप्यूटर तो आज के पास, बिना कंप्यूटर के तो अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती। अगर कंप्यूटर नहीं है तो आप अकाउंटेंट की जरूरत ही नहीं। फिर वहाँ पे आपको तो आता ही टैली है ना। मैनुअल एंट्री करनी सीखी आपने? नहीं आती, तो वो भी आपको टैली में आती। यानी कि आपके काम की चीज़ कंप्यूटर तो है ही, तो उस पर डेप्रिसिएशन तो आपको कैलकुलेट करना है। हो सकता है आपके जाने के बाद एक कंप्यूटर पहले वाला ख़राब था, एक नया लेना पड़ेगा, तो उसी साल स्यापा आ गया, है ना। अब बताओ इसे कितने दिन का डेप्रिसिएशन लगाऊं। तो कंप्यूटर तो सबके पास है ना आज की डेट में, तो इसलिए डेप्रिसिएशन सबके पर कंसेप्ट एक है, पुट टू यूज ध्यान रखना है। और वो भी ईयर ऑफ परचेज में, सब्सिक्वेंट ईयर से पुट टू यूज का कंसेप्ट नहीं चलता। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं चाहूँ कि इस साल डेप्रिसिएशन लूँ, अगले साल ना लूँ, या इस साल ना लूँ अगले साल लूँ? ऐसा है मेरे पास ऑप्शन? नहीं। डेप्रिसिएशन इज मैंडेटरी। मैंडेटरी है, आपके पास ऑप्शनल नहीं है। आपको डेप्रिसिएशन लेना ही पड़ेगा, बस वो एडिशनल नहीं होना चाहिए। एडिशनल डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज ऑप्शनल, लेकिन जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन है विच इज बीइंग अलाउड अंडर सेक्शन 32, इट इज मैंडेटरी। अगर आप डेप्रिसिएशन नहीं भी लोगे, इट इज डीम्ड दैट इट हैज बीन अलाउड। यानी कि क्या कह रहा हूं, जैसे सेक्शन 44AD अभी आपने पढ़ा नहीं है, हालांकि एक प्रिजम्पटिव इनकम का सेक्शन है सेक्शन 44AD। वो ये कहता है कि आप अपनी टर्नओवर का, मान लीजिए आपकी जो सेल है 40 लाख रुपए की सेल है, इसका एटलीस्ट 8% और 6%, वो अलग अलग क्लॉज है। अभी आप थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि 8% का क्लॉज लगता है। आप अपनी एटलीस्ट 3,20,000 रुपये की इनकम तो आप दिखा दो, बस हम आपकी मानेंगे। टर्नओवर का 8% आपका प्रॉफिट है, बस बात खत्म। इसे बोलते हैं सेक्शन 44AD प्रेजेंटिव इनकम। लेकिन अगर आपकी एक्चुअल इनकम इससे ज़्यादा होगी तो आपको ज़्यादा वाली दिखानी पड़ेगी। मान लीजिए आपका एक्चुअल प्रॉफिट 10 लाख रुपए का है, तो आपको 10 ही दिखाना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। अगर 10 लाख से कम है तो आप ये दिखा दो, मतलब आपका एक्चुअल प्रॉफिट मान लो 1 लाख 2 लाख है, तो आप 3 लाख दिखा दो। इनकम टैक्स आपसे ना बुक्स ऑफ अकाउंट मांगेगा, कुछ नहीं मांगेगा। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट अंडर सेक्शन 44AD on if we are declaring a presumptive income, your income under the presumptive income basis। आप presumptive income base पे इनकम दिखा रहे हो तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करनी। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है इट इज बीन अप्लाई, इट इज assumed that all the expenses from section 32-43 have been applied।
40 से लेके 30 से लेके 43 तक सब कुछ अप्लाई हो गया। जो अभी हमने वहाँ पढ़ के आए थे ना, सेक्शन 29 में क्या पढ़ के आए थे, हाउ टू कंप्यूट इनकम, इनकम शैल बी कंप्यूटेड ऑन द प्रोविजन गिवन अंडर सेक्शन 30 to 43D। तो सेक्शन 30 से लेके 43 सब अप्लाई हो गया इसके अंदर, यानी कि 32 भी क्या हो गया, इसी के अंदर चला गया ना। 30 से 43 के अंदर 32 भी तो चला गया, यानी कि आपने 32 के प्रोविजन में ले लिए, यानी कि जो 3,20,000 का प्रॉफिट है इसके अंदर डेप्रिसिएशन ऑलरेडी घटा लिया। अब देखो 1 अप्रैल 2022 को आपके पास एक 10 लाख रुपए की एसेट थी जिसके ऊपर आपको 10% का डेप्रिसिएशन मिलना था, तो 1 लाख का डेप्रिसिएशन मिलता। 31 मार्च 2023 को ये एसेट कितने की बचेगी, 9 लाख रुपए की बचेगी WDV। यहाँ तक तो क्लियर है ना। यस सर। अब अगले साल मान लीजिए आप प्रेजेंटिव इनकम से बाहर आ गए, 4480 से बाहर आ गए, नॉर्मल अपनी ITR भर रहे हो, आपके टर्नओवर उस लिमिट को क्रॉस कर गई प्रेजेंटिव इनकम की, तो प्रेजेंटिव इनकम की टर्नओवर को क्रॉस कर गए तो अब नॉर्मल हो जाओगे। तो अब नॉर्मल हो गए तो अपनी बुक में क्या यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रिसिएशन डाला था आपने इस 320 के अंदर? कोई खर्चे की वाइफिकेशन मांगी डिपार्टमेंट ने आपसे? नहीं मांगता, वो कहता आप टर्नओवर बताओ, उसका 8% से मल्टीप्लाई करो, इनकम डिस्क्लोज कर दो अपनी, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन डाला कहीं? नहीं डाला। तो आप अपनी बुक में अगले साल जिस साल नॉर्मल प्रोविजन में चले गए तो आप अपनी बुक में एसेट की WDV कितनी दिखाओगे, 10 लाख या 9 लाख? 9 लाख। यही कह रहा है कि इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम हैव बीन अप्लाइड। यहाँ पे सेक्शन 43 भी नहीं लगता, 40A भी नहीं लगता, 40A3 भी नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। तो यहाँ पे कुछ भी सेक्शन नहीं लगता है। मान लिया सबका इफेक्ट आ गया, बात खत्म। जब आपने सब कुछ करने के बाद ये इनकम निकाली है, प्लस माइनस सब अलाउड हो गया, है ना। बस एडवांस टैक्स के प्रोविजन आते हैं, वो देना पड़ता है साल में एक बार, वो अभी बाद में पढ़ेंगे। तो आपकी ब्लॉक की एसेट अपने आप घट रही है, बेशक आप बुक्स में एंट्री डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो। इस साल 9 लाख, अगले साल फिर डेप्रिसिएशन 90,000 घट जाएगा, फिर अगले साल घट जाएगा, तो ब्लॉक की एसेट ऑटोमेटिकली माइनस हो रही है, चाहे आप अलग से डिस्क्लोज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो इट हैज बीन अज्यूम्ड अप्लाइड, ऑल दीज हैव बीन अप्लाइड। इसके जितने भी प्रोविजन सब अप्लाई किए गए हैं। सेक्शन 44AD नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज है, वो पुराने सारे क्लॉजों को ओवरराइड कर देता है। पहले लिखा है नॉट कंटेनिंग एनीथिंग कंटेंट इन सेक्शन 30 to 43, वो सबको ओवरराइड कर देता है ना। वो पहले ही कह देता है जो पुरानी बातें लिखी भूल जाओ। अगर तुम मेरे पास आ गए 44AD में आ गए, यहाँ पर अगर तुम यहाँ पर आ गए तो इससे पुरानी बातें सारी भूल जाओ, सबको मान लिया कि कुछ नहीं है, वो था ही नहीं तुम्हारे लिए, है ना। तो वो इसी को ओवरराइड कर देता है सबको। तो ये नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज कहते हैं कि पुरानी चीज़ों को ओवरराइड कर दे, केवल इसकी बात सुनो। अब इसकी बात सुन रहे हो तो ठीक है, आप अपनी ब्लॉक की वैल्यू अगले साल 9 लाख ले जाओगे, है ना। 10 लाख नहीं रखोगे, ये नहीं कहोगे कि मैंने उसमें डेप्रिसिएशन कहाँ लिया बताओ। तो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इट इज एज्यूम्ड कि यू हैव क्लेम्ड द डेप्रिसिएशन 3,20,000 में आने से पहले, तो सारे खर्चे क्लेम कर लिए। वहाँ पे सेक्शन 40A2 भी नहीं लगता है, 40A3 भी नहीं लगता। 40A3 कहता है कि अगर आपने एक दिन में किसी को 10,000 से ज़्यादा कैश पेमेंट कर दी तो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, वो भी नहीं लगता, वो भी अलाउड है, सब अलाउड है वहाँ पे। तो क्योंकि आप प्रेजेंटिव इनकम पे बेस पे मान के चल रहे हो पहले से ही। लेकिन ध्यान रखना ना, इनकम डिक्लेयर्ड अंडर प्रेजेंटिव इनकम और एक्चुअल इनकम विच एवर इज हायर का कंसेप्ट है। आप 10 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हो और इनकम टैक्स इतना अच्छा आदमी नहीं है बोलेगा 3 लाख पे टैक्स दे दो, और तो बोलेगा 5 लाख तक तो तुम टैक्स वैसे नहीं मांगते, मैं क्यों दे दूँ, ठीक है ना। 44AD प्रेजेंटिव इनकम है, डिपार्टमेंट ने अपने फायदे के लिए बनाया, SSC के फायदे के लिए नहीं बनाया हुआ है। लेकिन SSC को लग रहा है कि हमारे फायदे में चल रहा है, लेकिन फायदे में चल नहीं रहा है। जब असेसमेंट होंगी इसकी तो दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी, है ना। 44AD में अगर एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा है तो एक्चुअल प्रॉफिट ज़्यादा कैसे पता लगेगा? पता लगा 3,20,000 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहे हो, 40 लाख रुपए की FD करा के घूम रहे हो, समझ रहे मेरी बात। 3,20,000 का प्रॉफिट दिखाया, 12 लाख रुपए की FD करा के घूम रहे हो, तो बोलेगा करंट ईयर में 12 लाख रुपए कहाँ से आए बताए जरा मेरे को। वो कहीं से तो पैसा एक्यूमुलेट करा है, प्रॉफिट ही तो था वो, प्रॉफिट से तो एक्यूमुलेट, पुरानी कलेक्शन भी ले लो, नई कलेक्शन ले लो, तो भी कहीं तो प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो ही रहा है ना इकट्ठा होकर। तो वो कहाँ से आया? फिर क्यों बोल रहे हो कि मेरे को 3 लाख की इनकम हुई, 10 लाख की इनकम दिखाओ ना, 10 क्यों नहीं दिखा रहे हो? तो वो पकड़ा जाएगा आदमी, वो तो बुक्स ऑफ अकाउंट से पकड़ा जाता है, मतलब बैंक स्टेटमेंट से पकड़ा जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट तो मांगता नहीं है, बैंक स्टेटमेंट तो मांग नहीं सकता है ना 44AD में, तो बैंक स्टेटमेंट तो मांगेगा, ठीक है। आप बुक्स नहीं बना रहे, और आज की डेट में पॉसिबल नहीं है कि बुक्स ना बनाओ, क्योंकि आपको पता है GST का सेक्शन 22 क्या कह रहा था, अगर आपकी टर्नओवर फ्रॉम द सेल ऑफ सर्विस इज एक्सीडिंग 20 लाख तो आपको GST लेना है, और टर्नओवर एक्सीडिंग 40 लाख फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स तो आपको GST नंबर लेना है। आपकी टर्नओवर कितनी थी? 40 लाख, तो वहाँ तो 2 करोड़ तक की लिमिट है 44AD में। तो जो 2 करोड़ रुपए की टर्नओवर लेके घूम रहा है वो क्या GST के लिए बुक्स नहीं बनाएगा? GST के लिए तो बुक्स बनानी पड़ेगी। ये तो दो आपस में, 2 एक्ट में कोई सामंजस्य नहीं है, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेना देना नहीं है उनका। एक कह रहा है बुक्स मत बना, दूसरा कह रहा है बिना बुक्स बनाए काम नहीं करने दूंगा तेरे को।
कल को असेसमेंट होगी जीएसटी डिपार्टमेंट को, आप ये नहीं कह सकते कि देखो मैंने इनकम टैक्स 4480 में रखी तो मैं तो बुक्स बनाता नहीं। वो कह रहा है वो इनकम टैक्स वाले थे, मेरी बात सुन पहले, बुक्स ऑफ अकाउंट लेके आ जा, कल कहाँ से लेके आएगा? तो यानी कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट तो आज बनानी है। इनकम टैक्स ने खाली झूठ बोला है, वो धोखा है वो। या तो जीएसटी में लिख देता ना कि जो लोग 4480 में बुक्स ऑफ अकाउंट बना ITR फाइल करेंगे वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट ना बनाए, तो वहाँ लिख देता। वहाँ तो नहीं लिखा उसने, वहाँ तो है ना बुक्स ऑफ अकाउंट। आप ESI PF में रजिस्टर्ड हो या ESI PF की आपके यहाँ इंस्पेक्शन हो गई तो पिछले 5 साल की बुक्स मांगते हो। आप बोलो मैं तो 4480 में ITR भरता, मैं बुक्स बनाता नहीं, तो क्या PF डिपार्टमेंट ऐसी कोई एक्सक्यूज़ दे रहा है? नहीं दे रहा वो तो। यानी कि आपको प्रैक्टिकली बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी है। हाँ, कल को इनकम टैक्स ऑफिसर मांगेगा कि बुक्स, तो उसे बोल देना मैं नहीं दे रहा भाई, तो 4480 में ITR भरी, मैंने बनाई नहीं, मैं कहाँ से बनाऊँ? उसको मना कर सकते हो आप, क्योंकि उसका खुद का सेक्शन बोल रहा है, बाकी लोगों का सेक्शन कोई बोल रहा है ना, GST वालों को बोल रहा है ना, EPF का बोल रहा है, किसी का सेक्शन नहीं बोल रहा, तो उनको मना कर सकते हो। इनकम टैक्स वाला 4480 में बुक्स मांगेगा ही नहीं आपसे, क्योंकि उसे पता है मैंने ही मना कर रखा है, तो वो नहीं मांगेगा। लेकिन बाकियों को मना कोई कर सकते हो, तो बुक्स अकाउंट तो आप इनडायरेक्टली बना ही रहे हो। तो सेक्शन 32 टॉक्स अबाउट हाउ टू क्लेम डेप्रीसिएशन, है ना। डेप्रीसिएशन क्लेम होगा ऑन द बेसिस ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स, एंड ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब है एसेट हैविंग एंड द सेम कैटेगरी, फॉलिंग अंडर द सेम कैटेगरी एंड विद द सेम डेट ऑफ डेप्रीसिएशन। तो 5 तरह की कैटेगरी हैं आपके पास। बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, शिप हो गया, और इंटेंजिबल एसेट हो गई एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो ये था सेक्शन 32। क्लियर हो गया? इसको न्यूमेरिकल पे अगले क्लास में करेंगे, है ना। अभी न्यूमेरिकल नहीं कर रहे, न्यूमेरिकल बाद में करेंगे। देखो ये लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट, ये सेकंड प्रोवाइजो को पढ़ रहा हूँ। प्रोवाइडेड दैट अलाउंसेज अंडर सेक्शन 32 इन रेस्पेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एनी ब्लॉक ऑफ एसेट सेल नॉट एक्सीड 40% से ज़्यादा किसी में भी नहीं हो सकता। एक्ट में लिखा हुआ उसने, है ना। तो यानी कि जो पहले कंप्यूटर लैपटॉप 60 में था वो बाय डिफॉल्ट कहाँ आ गए? 40 में आ गए। कंप्यूटर लैपटॉप पहले 60 हो था। अ डोमेस्टिक कंपनी, और ये क्या कह रहा है, और द रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ सच ब्लॉक ऑफ एसेट इन केस ऑफ, किन किस केसों में? इन केस में। अ डोमेस्टिक कंपनी विच हैज ऑप्टेड फॉर 115 BA, ये क्या है? कुछ स्पेशल इनकम है, कुछ स्पेशल सेक्शन है जिसमें आप अपनी इनकम को लोअर टैक्स से रिड्यूस कर सकते हो। यानी कि 40% से ज़्यादा नहीं होगा। किन लोगों के लिए? इन लोगों के लिए। कौन कौन लोग? जो कह रहे हैं जिन्होंने अपनी इनकम डिस्क्लोज कर दी है 115 BA में, टैक्स ऑन इनकम ऑफ सर्टेन मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी। कुछ डोमेस्टिक कंपनियां हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में हैं और अपनी इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं 115 BA में। जैसे इंडिविजुअल के लिए लोअर इनकम का टैक्स ग्रुप कौन सा है? वो सेक्शन जो अपनी लोअर इनकम दिखा सकता, मतलब टैक्स लगा सकता है, अपनी इनकम को लोअर टैक्स प्रोविजन में ले जा सकता है, वो है 115 BAC। 115 BAC में टैक्स के रेट 3 लाख से चालू होते हैं। 3 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, है ना, 15 लाख। तो वो कहता है 3 लाख तक टैक्स नहीं लेंगे। अगर आप नॉर्मल प्रोविजन में हो तो 2.5 लाख तक टैक्स नहीं लगता। वहाँ 2.5 लाख के प्रोविजन है, यहाँ पे 3 लाख का प्रोविजन है। तो 115 BAC इंडिविजुअल के लिए है, स्पेशल इनकम का प्रोविजन है। अब तो बाय डिफॉल्ट हो गया कि हर इंडिविजुअल 115 BAC में ही आएगा। अगर उसे पुराने में जाना है तो उसे अलग से अनाउंस करना पड़ेगा। ऐसे ही ये कंपनियों के लिए है। अगर वो कंपनियां अपने आप को, देखो ये यहाँ पे क्यों लिखा है ना, आगे आगे जाके हम सेक्शन 35 AD पढ़ेंगे, सेक्शन 35 पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको 100% तक का डेप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन अगर उन्होंने, उन कंपनियों ने 115 BAC 115 BA में जाके क्लोज कर लिया तो वो 40 ही ले पाएंगे, 100% डेप्रिसिएशन नहीं ले पाएंगे, है ना। आगे हम 35 पढ़ेंगे, साइंटिफिक रिसर्च वाला, जो 100% का खर्चा क्लेम कर सकते हैं। यानी कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर मैंने 1 करोड़ रुपए की एसेट खरीदी तो 1 करोड़ का पूरा खर्चा डेप्रिसिएशन में चला जाएगा उसी साल के एंड में। तो वो साइंटिफिक रिसर्च वाले अगर अपनी इनकम 115 BA में डालेंगे तो फिर क्या करेंगे? फिर वो 40% का डेप्रिसिएशन ले ही नहीं पाएंगे, मैक्सिमम 40 ले पाएंगे। और उनकी एसेट अगर 30 और 15 में कहीं फॉल करती हो तो वहीं जाना पड़ेगा उनको। 115 BA टैक्स ऑन द इनकम ऑफ सर्टेन डोमेस्टिक कंपनी, ये भी डोमेस्टिक कंपनी है। 115 BAB इनकम ऑफ न्यू मैन्युफैक्चरिंग डोमेस्टिक कंपनी। ये गवर्नमेंट ने क्या करा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए उन्हें बोला था आप लोअर रेट से टैक्स दो। तो लोअर रेट से टैक्स देने के लिए, लेकिन उनके कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। आप पुराने प्रॉफिट में पुराने कैरी फॉरवर्ड लॉस को हटाना पड़ेगा। आप अपने जो आपका अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन उसे भूलना पड़ेगा आपको। तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। तो वो ये स्पेशल सेक्शन है, जब हम इनमें जाएंगे तो अलग से देखेंगे। तो अगर कोई कंपनी इन सेक्शनों में अपनी ITR को, अपनी इनकम को डिस्क्लोज कर रही है तो वो किसी भी केस में 40% से ज़्यादा डेप्रिसिएशन नहीं ले पाएगी, यानी कि उसे एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। और इंडिविजुअल, और कोई इंडिविजुअल या HUF है जो अपनी रिटर्न इनकम अपनी ITR 115 BAC में 115 BAC में डिस्क्लोज कर रहा है तो भी उसे 40 से ज़्यादा डेप्रिसिएशन किसी भी केस में नहीं मिलेगा। ये उसके अंदर प्रोवाइजो थे सेक्शन 32 के अंदर, है ना। इन्हें प्रोविजन प्रोवाइजो बोलते हैं। क्लियर हो गया सेक्शन 32?